नमस्कार दोस्तों, राजस्थान जी की स्टडी में आपका स्वागत है। तो आज हम शुरू कर रहे हैं दिसंबर माह के करंट अफेयर्स के रिवीजन का। जो भी दिसंबर माह में महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उनको हम यहाँ पर देखेंगे और समझेंगे। ये आने वाली एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, भारत की पहली पूरी तरह से डिजिटल जनगणना किस वर्ष आयोजित की जाएगी? ऑप्शन ए 2025, 2026, 2027 या 2028। तो हमारा सही आंसर होगा 2027। यह देश की 16वीं और आज़ादी के बाद की 8वीं जनगणना होगी। इस जनगणना में पहली बार डेटा पूरी तरह से डिजिटल ऐप के माध्यम से जुटाया जाएगा। यानी अब जो जनगणना होने वाली है, आपको पता है कि इससे पहले जो जनगणना हुई थी वो 2011 में हुई थी। 2021 में जनगणना होनी थी, लेकिन कोरोना की वजह से जनगणना नहीं हो पाई। इसलिए अब जो जनगणना होगी वो होगी 2027 में, और इसका जो प्रथम चरण है वो 1 अप्रैल 2026 से प्रारंभ हो जाएगा। और इस बार की जो जनगणना है वो डिजिटल ऐप के माध्यम से करवाई जाएगी, इसलिए पूरी जो जनगणना होगी वो डिजिटल जनगणना होगी। अभी तक जब से जनगणना स्टार्ट हुई है उसमें ये इसका क्रमांक जो होगा वो 16वें नंबर की जनगणना होगी, और आज़ादी के बाद की ये 8वें नंबर की जनगणना होगी। ये था हमारा पहला प्रश्न। अब देखते हैं अगला प्रश्न। वाराणसी के नमो घाट से शुरू किया गया पोत किस ईंधन पर आधारित है? एलपीजी, ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल, सौर ऊर्जा या बायोडीजल? तो हमारा सही आंसर होगा ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल। देखो इस पोत के ऊपर लिखा हुआ दिख रहा है आपको यहाँ पर H2, यानी ये हाइड्रोजन से संचालित होता है। तो वाराणसी के नमो घाट से भारत की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन फ्यूल सेल वाटर टैक्सी का शुभारंभ किया गया है, जिसका निर्माण करने वाली कंपनी कौन सी है? कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने तैयार किया है। इसका उद्देश्य क्या है? शून्य उत्सर्जन के लक्ष्य के साथ इसको बनाया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में वाटर पॉजिटिव होने का गौरव प्राप्त करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा कौन सा है? ऑप्शन ए है कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट न्यू दिल्ली, जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट या बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट? तो हमारा सही आंसर होगा इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, IGIA। तो IGIA ने इसने अपनी जल खपत से अधिक जल संचयन और पुनर्भरण करने की क्षमता हासिल कर ली है। तो IGI ने क्या कि जितना यहाँ पर जल का उपयोग होता है उससे ज़्यादा जल संचयन और उसको रिचार्ज करने की कैपेसिटी इन्होंने हासिल कर ली है। इसलिए ये भारत का पहला हवाई अड्डा बन गया है जो वाटर पॉजिटिव होने का गौरव प्राप्त कर चुका है। अगला प्रश्न देखते हैं। दिसंबर 2025 में किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथियोपिया से सम्मानित किया है? ऑप्शन ए है ओमान, जॉर्डन, इथियोपिया या रूस? तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, इथियोपिया। तो अभी आपको पता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 15 दिसंबर से लेकर के 18 दिसंबर तक 3 देशों की यात्रा पे गए थे। कौन से 3 देशों की यात्रा पे गए थे? ओमान, जॉर्डन और इथियोपिया। तो इथियोपिया का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है वो मोदी जी को दिया गया, द ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथियोपिया। साथ में ही ओमान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से भी मोदी जी को सम्मानित किया गया। अब देखते हैं अगला प्रश्न। भारत और ओमान के बीच हाल ही में संपन्न हुए CEPA समझौते का पूरा नाम क्या है? तो भारत और ओमान के बीच में अभी एक समझौता हुआ जिसका नाम है CEPA। तो इस CEPA का फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन ए है कंप्रेहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट,
बी है कॉमन एनर्जी पॉलिसी अकॉर्ड, सी है सेंट्रल एक्सपोर्ट प्रमोशन एजेंसी और डी है कॉम्प्रहेंसिव एक्सटर्नल प्राइस एग्रीमेंट। तो इसका राइट आंसर होगा कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। ये किस किस के मध्य हुआ है? भारत और ओमान के मध्य। इस समझौते से दोनों देशों के बीच व्यापारिक शुल्क यानी जो टैरिफ है वो लगभग समाप्त हो जाएंगे और निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। और ओमान ने भी अपने देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मोदी जी को दिया है। अगला प्रश्न देखते हैं, यूनेस्को ने 2025 में किस भारतीय त्यौहार को अपनी अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया है? होली, दीपावली, रक्षाबंधन या गणेश चतुर्थी? तो सही आंसर होगा दीपावली को। तो दीपावली अब भारत की 16वीं ऐसी सांस्कृतिक विरासत बन गई है जिसे वैश्विक स्तर पर मान्यता मिल चुकी है। यानी दीपावली से पहले 15 और सांस्कृतिक विरासत हैं जिनको यूनेस्को में शामिल किया जा चुका है। अगला प्रश्न देखते हैं, संसद द्वारा पारित शांति विधेयक SHANTI विधेयक 2025 का मुख्य उद्देश्य क्या है? सीमा पर शांति स्थापित करना, परमाणु ऊर्जा में निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाना, आंतरिक सुरक्षा को बढ़ाना या शिक्षा में सुधार करना? तो इसका सही आंसर होगा परमाणु ऊर्जा में निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाना। शांति SHANTI इसका नाम है सतत परमाणु ऊर्जा उपयोग और विकास। S फॉर सस्टेनेबल, H फॉर हाइड्रोजन, A फॉर एंड, N फॉर न्यूक्लियर, T फॉर ट्रांसफॉर्मेशन और I फॉर इंडिया। तो सस्टेनेबल हाइड्रोजन एंड न्यूक्लियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया ये है शांति का पूरा नाम। इसका क्या लक्ष्य क्या है? इसका वर्ष 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा उत्पादन की क्षमता हासिल करना। और इस क्षमता को हासिल करने के लिए अभी जो ये विधेयक पारित किया है इसमें निजी क्षेत्र की भागीदारी भी सुनिश्चित की गई है। यानी प्राइवेट कंपनियां जो हैं वो भी परमाणु ऊर्जा का निर्माण कर सकेंगी और अपने उद्योग स्थापित कर सकेंगी। और ये जो सब कुछ हो रहा है वो विजन इंडिया 2047 के अकॉर्डिंग हो रहा है, क्योंकि इंडिया ने अपने 2047 तक विकसित भारत का जो विजन बनाया है उसके तहत ये सारे कार्य किए जा रहे हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान की कौन सी झील हाल ही में रामसर साइट वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस घोषित किया गया है? तो राजस्थान की कौन सी झील को अभी रामसर साइट घोषित किया गया है? जैसमंद झील, सिलीसेट झील, नक्की झील या फतेह सागर झील? तो सही आंसर होगा सिलीसेट झील। और ये झील कहाँ पर है? अलवर में है। तो ये जो सिलीसेट झील है ये राजस्थान की 5वीं और भारत की 96वीं रामसर साइट बनी है। घोषणा कब की गई? दिसंबर 2025 में। तो इससे पहले 4 रामसर साइट कौन सी है राजस्थान में? एक तो है केवलादेव, सांभर, मेनार तालाब और खींचन फलोदी में। ये पहले से ही रामसर साइट हैं राजस्थान में। 4 पहले से हैं, केवलादेव, सांभर, मेनार तालाब और खींचन। अब 5वीं कौन सी बन गई है? सिलीसेट झील, जो कहाँ पर स्थित है? अलवर में। इसे राजस्थान का नंदन कानन भी कहा जाता है। तो इसको आपको ध्यान रखना है, ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, विकसित भारत रोजगार मिशन VB ग्राम जी के तहत ग्रामीण परिवारों को कितने दिन रोजगार की गारंटी दी गई है? तो आपको पता है कि पहले जो मनरेगा चलती थी उसका नाम बदल करके विकसित भारत रोजगार मिशन कर दिया गया है। अब इसके अंदर न्यूनतम कितने दिनों की गारंटी दी गई है? 100 दिन, 125 दिन, 150 दिन या 200 दिन? तो सही आंसर होगा 125 दिन। तो यह योजना मनरेगा का स्थान लेगी और इसमें कौशल विकास यानी स्किल ट्रेनिंग पर अधिक जोर दिया गया है। विकसित भारत रोजगार व आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण के तहत
ग्रामीण परिवारों के लिए 100 दिनों से बढ़ा करके 120 दिन तक का रोजगार सुनिश्चित किया गया है। तो अब देखते हैं अगला प्रश्न। वैश्विक एआई इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान कौन सा है? पहला, दूसरा, तीसरा या पांचवा? तो इसका सही आंसर होगा तीसरा। तो वैश्विक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भारत का कौन सा स्थान है? तीसरा। पहला किसका है? अमेरिका का। दूसरा किसका है? चाइना का। और तीसरा किसका है? इंडिया का। तो अमेरिका और चाइना के बाद भारत एआई क्षेत्र में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरा है। स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के 2025 ग्लोबल एआई वाइब्रेंसी टूल की रिपोर्ट के अनुसार भारत ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रतिस्पर्धात्मकता में वैश्विक स्तर पर तीसरा स्थान हासिल किया है। यह रैंकिंग वैश्विक एआई परिदृश्य में भारत के तेज विकास को उजागर करती है, क्योंकि 2023 के अंदर भारत की रैंक थी 7 नंबर पे। अभी कौन से पे पहुंच गया भारत? 3 नंबर पे। ये बहुत ही एक सुनहरा अवसर है। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। राष्ट्रपति भवन में नवनिर्मित परमवीर दीर्घा का उद्घाटन किसने किया? तो राष्ट्रपति भवन में अभी एक परमवीर दीर्घा का उद्घाटन हुआ है, तो उद्घाटन किया किसने है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, राजनाथ सिंह जी ने, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने या अमित शाह जी ने? तो इसका सही आंसर होगा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। उद्घाटन विजय दिवस यानी 16 दिसंबर 2025 को किया गया। क्या है यहाँ पर? परमवीर चक्र से सम्मानित 21 वीर योद्धाओं के चित्र प्रदर्शित करने वाली एक गैलरी है ये। उद्देश्य क्या है? देश के नायकों के अदम्य साहस और बलिदान को याद करना, युवाओं को प्रेरित करना और औपनिवेशिक प्रतीकों को हटाकर राष्ट्रीय गौरव को स्थापित करना। इसका महत्व है, यह गुलामी की मानसिकता से मुक्ति और भारत के आत्म गौरव को दर्शाने वाला एक महत्वपूर्ण कदम है। अगला प्रश्न है, ओल चिकी लिपि में भारतीय संविधान का संस्करण किस भाषा के सम्मान में जारी किया गया? डोगरी, संथाली, मैथिली या बोडो? सही आंसर होगा संथाली। तो संथाली जो भाषा है उसकी लिपि कौन सी है? ओल चिकी। ओल चिकी जो लिपि है वो कौन सी भाषा की है? संथाली भाषा की है। तो ओल चिकी लिपि में भारतीय संविधान का संस्करण संथाली भाषा के सम्मान और उसके भाषाई समावेशन के लिए जारी किया गया है, जिसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 25 दिसंबर 2025 को राष्ट्रपति भवन में विमोचित किया, जिसे संथाली भाषी नागरिक अपनी मातृभाषा में संविधान पढ़ सकेंगे, जिसे 2003 के 92वें संविधान संशोधन द्वारा 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। तो संथाली जो भाषा है उसे सन 2003 में 92वें संविधान संशोधन के द्वारा 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। और इसकी जो लिपि है वो ओल चिकी लिपि है और इस लिपि को अभी 100 वर्ष पूर्ण हुए हैं। कितने वर्ष पूर्ण हुए हैं? 100 वर्ष। तो 100 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में इसके सम्मान में भाषा की ओल चिकी लिपि की भाषा जो है संथाली, इसके सम्मान के अंदर संविधान का एक संस्करण इस भाषा में जारी किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। छत्तीसगढ़ का कोपरा जलाशय, जिसे नई रामसर साइट घोषित किया गया है, किस जिले में है? रायपुर, बस्तर, बिलासपुर या दुर्ग? तो इसका सही आंसर होगा बिलासपुर। तो आपको पता है कि अभी राजस्थान का अलवर का जो सिलीसेट झील है उसे भी रामसर साइट घोषित किया है। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ के बिलासपुर के कोपरा जलाशय को भी रामसर साइट घोषित किया है। इसकी क्या विशेषता है? यह प्रवासी और स्थानीय पक्षियों के लिए एक प्रमुख आवास है जो जैव विविधता को बढ़ाता है, यानी यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है। यह जल संरक्षण, सिंचाई और पेयजल का महत्वपूर्ण स्रोत है जो स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूत करता है। यह इको टूरिज्म और स्थानीय रोजगार के अवसर भी पैदा करता है। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि छत्तीसगढ़ राज्य का ये पहला रामसर साइट है।
कोपरा जलाशय छत्तीसगढ़ राज्य का पहला रामसर साइट है, जबकि राजस्थान का सिलीसेट जो है वो राजस्थान का 5वां रामसर साइट घोषित हुआ था। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। गणतंत्र दिवस 2026 के समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में किसे आमंत्रित किया गया है? तो गणतंत्र दिवस के ऊपर इस बार मुख्य अतिथि के रूप में किसे आमंत्रित किया गया है? जो बाइडेन को, यूरोपीय संघ के शीर्ष नेताओं को, व्लादिमीर पुतिन को या इमैनुअल मैक्रों को? तो संभावित मुख्य अतिथियों में यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन, ये जो आपको दिख रही है तस्वीर, ये कौन है? उर्सुला वॉन डेर लेयन। और यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा, ये जो है यह है एंटोनियो कोस्टा को शामिल हैं। ये भारत और यूरोप के बीच बढ़ती आर्थिक और रणनीतिक साझेदारी का प्रतीक है। तो गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में ये 2 सदस्य हो सकते हैं। कौन कौन? उर्सुला वॉन डेर लेयन और एंटोनियो कोस्टा, ये मुख्य अतिथि के रूप में हो सकते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्र प्रेरणा स्थल लखनऊ के किस योजना क्षेत्र के अंतर्गत विकसित किया गया है? तो अभी अभी राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन हुआ है जो कि लखनऊ में है। तो इसे लखनऊ की कौन सी योजना के तहत विकसित किया गया है? पहली योजना गोमती नगर विस्तार योजना, या बसंत कुंज योजना, जानकीपुरम सेक्टर जी योजना, या सुशांत गोल्फ सिटी? तो इसका सही आंसर है बसंत कुंज योजना। ये योजना क्या है? बसंत कुंज योजना। विकसित करने वाली संस्था का क्या नाम है? लखनऊ विकास प्राधिकरण LDA द्वारा इसको विकसित किया गया है। कहाँ पर है? गोमती नदी के तट पर है, दुबग्गा के पास में। विशेषता क्या है? कमल के आकार का आधुनिक संग्रहालय है, एक बड़ा रैली ग्राउंड है, एम्फी थिएटर है, हेलीपैड है, और यहाँ पर 3 महापुरुषों की प्रतिमाएं लगी हुई आपको दिख रही होंगी। एक प्रतिमा है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की, एक प्रतिमा है पंडित दीनदयाल उपाध्याय की, और एक प्रतिमा है पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की। और ये जो प्रतिमाएं हैं इनकी ऊंचाई है 65 फीट। और ये बनी किसकी है? ये कांस्य की बनी हुई है प्रतिमाएं, और ऊंचाई कितनी? 65 फीट। और ये जो है अपने राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल, ये कितनी दूरी में फैला हुआ है? तो ये फैला हुआ है 65 एकड़ क्षेत्रफल पे फैला हुआ है। और इसका जो आकार है वो लोटस यानी कमल के समान इसकी आकृति है। तो यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना अधिकतम है, इसको आप ध्यान से पढ़ करके जाएं। अगला प्रश्न है, भारत रूस विजन 2030 के अनुसार दोनों देशों के बीच व्यापार का प्रमुख माध्यम कौन सा समुद्री गलियारा होगा? तो भारत रूस विजन 2030 के अनुसार एक नया समुद्री गलियारा पे विचार की जा रही है, वो कौन सा है? स्वेज नहर मार्ग, चेन्नई व्लादिवोस्तोक गलियारा, मुंबई सेंट पीटर्सबर्ग मार्ग, या कोची मॉस्को गलियारा? तो सही आंसर है चेन्नई व्लादिवोस्तोक गलियारा। ये जो गलियारा है, अगर ये इस रास्ते से व्यापार बढ़ाया जाता है तो जो रास्ता दूरी को तय करने में 40 दिन लगते हैं वो घट करके 25 दिन तक हो सकती है। व्याख्या देखते हैं। चेन्नई व्लादिवोस्तोक समुद्री गलियारा, जिसे EMC भी कहा जाता है, भारत और रूस के बीच व्यापार और कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए बनाया जा रहा नया समुद्री मार्ग है। यह भारत के चेन्नई पोर्ट को रूस के प्रशांत बंदरगाह व्लादिवोस्तोक से जोड़ता है। इस मार्ग से इन दोनों देश के बीच की यात्रा में लगने वाला जो समय है वो 40 दिन से घटकर 21 से 24 दिन तक हो सकता है। तो इसके ऊपर भी विचार किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, विश्व ब्लिंटीज शतरंज चैंपियनशिप 2025 का आयोजन किस देश में किया गया था? नॉर्वे में, उज्बेकिस्तान में, कतर में, या भारत में? तो इसका 27वीं जो विश्व ब्लिंटीज शतरंज चैंपियनशिप थी ये दिसंबर में आयोजित हुई। और इसकी कहाँ पर आयोजित हुई? कतर की राजधानी दोहा में इसका आयोजन किया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में
प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो पीएमओ का भी नाम बदला गया है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का नाम बदल करके क्या रख दिया गया है? लोक सेवा केंद्र, सेवा तीर्थ, विकास भवन या कर्तव्य पथ। तो इसका सही आंसर होगा सेवा तीर्थ। तो 2 दिसंबर 2025 को की गई घोषणा के अनुसार पीएमओ का नाम बदलकर सेवा तीर्थ कर दिया गया है। अब इसे एग्जीक्यूटिव एनक्लेव 1 के नए परिसर में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। अगला प्रश्न है, दिल्ली में शुरू हुई अटल कैंटीन योजना के तहत एक प्लेट खाने की कीमत क्या रखी गई है? तो दिल्ली में अभी योजना शुरू हुई है अटल कैंटीन योजना। यहाँ पर खाने की प्लेट की कीमत क्या होगी? 10 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये या 15 रुपये? तो यहाँ होगी 5 रुपये। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 25 दिसंबर 2025 क्या है? सुशासन दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? यह मनाया जाता है अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती के अवसर पर। तो 25 दिसंबर 2025 को इस योजना की शुरुआत की गई। इसका उद्देश्य गरीबों और मजदूरों को मात्र 5 रुपये में सम्मानजनक भोजन उपलब्ध कराना है। भोजन में क्या क्या होगा? दाल, चावल, रोटी, सब्जी और अचार होगा। लागत कितनी आती है इसकी? सरकार इस योजना पर भारी सब्सिडी देती है ताकि यह किफ़ायती रहे। एक प्लेट की लागत लगभग 25 से 30 होती है, जिसमें से 20 से 25 रुपये सरकार देती है और 5 रुपये जो खाता है उसे लिए जाते हैं। कितने कैंटीन खोली जाएंगी? ये लगभग दिल्ली के विभिन्न हिस्सों में 100 अटल कैंटीन खोलने की योजना बनाई गई है। तो ये थी अटल कैंटीन योजना। अगला प्रश्न है, हरियाणा सरकार ने हाल ही में किसे राज्य का 23वां जिला घोषित किया है? तो हरियाणा के अंदर कितने जिले थे? 22। और अभी अभी एक नया जिला बनाया है। अब कितने जिले हो गए हैं? 23 जिले हो गए। तो 23वां जिला कौन सा बना है? मानेसर, गोहाना, हांसी या डबवाली? सही उत्तर होगा हांसी। हरियाणा सरकार ने हांसी को राज्य के 23वें जिले के रूप में आधिकारिक अधिसूचना 19 दिसंबर 2025 को जारी की। इसे हिसार जिले से अलग करके बनाया गया है। किससे अलग किया गया? इसे हिसार जिले से अलग किया गया है। किस कानून के आधार पे? तो हरियाणा में जिलों का गठन राज्य सरकार द्वारा पंजाब भूमि राजस्व अधिनियम, कौन सा अधिनियम? पंजाब भूमि राजस्व अधिनियम 1887 जो कि हरियाणा में भी लागू होता है के तहत किया जाता है। तो अगला प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा कैंटिलीवर ग्लास स्काई वॉक ब्रिज कहाँ खोला गया है? तो भारत का सबसे लंबा कैंटिलीवर ग्लास स्काई वॉक ब्रिज कहाँ खोला गया है? ऋषिकेश, वायनाड, विशाखापट्टनम या सिक्किम? तो इसका सही आंसर होगा विशाखापट्टनम। तो विशाखापट्टनम में कहाँ पे? कैलाशगिरी हिल टॉप पार्क विशाखापट्टनम में ओपन किया गया है। इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई समुद्र तल से 862 से 1000 फीट तक है। लंबाई ये 55 मीटर लंबा है, यानी 180 फीट लंबा है। इसकी विशेषता क्या है? ये हवा में तैरने जैसा अनुभव देता है और 3 परतों वाले जर्मन ग्लास से बना है जो बहुत मजबूत है। इसका उद्घाटन कब किया गया? तो इसका उद्घाटन किया गया दिसंबर 2025 के अंदर। ये जो आपको दिख रहा है ये है ग्लास स्काई वॉक ब्रिज। कहाँ का? विशाखापट्टनम का। अगला प्रश्न देखते हैं, जम्मू कश्मीर का पहला आधुनिक जेनजेट डाकघर कहाँ स्थापित किया गया है? कटरा में, एम्स विजयपुर में, कश्मीर में या जम्मू में? तो इसका सही आंसर होगा एम्स विजयपुर में। कब खोला गया है ये खोला गया 17 दिसंबर 2025 को। कहाँ खोला गया है? ये खोला गया है जम्मू के एम्स विजयपुर परिसर में। ये जम्मू कश्मीर का पहला जेनजेट डाकघर है और ये इसमें क्या है, जो आज की युवा पीढ़ी की डिजिटल ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बनाया गया है। और भारत का कहाँ खोला गया सबसे पहला? तो भारत का खोला गया सबसे पहला जेनजेट डाकघर IIT दिल्ली में। कब? नवंबर 2025 में लॉन्च किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, देश की पहली वन्य जीव सुरक्षित सड़क किस राज्य में शुरू की गई है?
तो ऐसी एक सड़क बनाई गई है जिससे वन्य जीव सुरक्षित रह सकें। ये किस राज्य में बनाई गई है? राजस्थान में, उत्तराखंड में, मध्य प्रदेश में या कर्नाटक में? तो इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश में। तो NHIA नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने दिसंबर 2025 में मध्य प्रदेश के NH नेशनल हाईवे 45 कहाँ से कहाँ चलता है? भोपाल से जबलपुर मार्ग पर देश की पहली वन्य जीव सुरक्षित सड़क के शुरू की है। और ये जो बनाई गई है सड़क, ये इसकी जो लंबाई है, जो आपको लाल लाल ब्लैक ब्लैक जो दिख रही है, इसकी लंबाई है लगभग 2 किलोमीटर। इसकी विशेषता क्या है? ये टेबल टॉप रेड मार्किंग 5 mm उभरी हुई लाल सतह जो चालकों को गति कम करने के लिए प्रेरित करती हैं। और साथ ही इसमें 25 विशेष अंडरपास बनाए गए हैं ताकि जानवर सुरक्षित रूप से सड़क को पार कर सकें। तो वन्य जीवों को बचाने की दिशा में NHAI का ये बहुत ही शानदार कदम है। और इस सड़क की जो लंबाई है वो कितनी है? लगभग 2 किलोमीटर। इसरो ने हाल ही में अपने सबसे भारी रॉकेट LVM-3M6 के जरिए किस देश के संचार उपग्रह ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 का सफलतापूर्वक लॉन्च किया? रूस, फ्रांस, अमेरिका या जापान? तो सही उत्तर है अमेरिका। इसरो ने 24 दिसंबर 2025 को अमेरिका की कंपनी AST स्पेस मोबाइल के संचार उपग्रह ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 को सफलतापूर्वक परीक्षित किया है। यह लो अर्थ ऑर्बिट यानी LEO में स्थापित किए होने वाला सबसे बड़ा वाणिज्यिक संचार उपग्रह है। यह उपग्रह सीधे स्मार्टफोन तक हाई स्पीड सेल्युलर ब्रॉडबैंड पहुंचाने के लिए बनाया गया है। तो ये एक इसरो की बहुत ही शानदार उपलब्धि है। अगला प्रश्न है, भारतीय वैज्ञानिकों ने हाल ही में ब्रह्मांड की एक अत्यंत दुर्लभ और प्राचीन गैलेक्सी की खोज की है। इसका नाम क्या है? गंगा, अलकनंदा, सरस्वती या मंदाकिनी? तो इसका नाम है अलकनंदा। तो पुणे के NCRATIFR के शोधकर्ता कौन कौन? राशि जैन और योगेश वड़ाडेकर ने जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के डेटा का उपयोग करके इस गैलेक्सी को खोजा है। इसका नाम भारतीय नदी अलकनंदा के सम्मान में रखा गया है। यह पृथ्वी से लगभग 12 अरब प्रकाश वर्ष दूर स्थित आकाश गंगा है। अगला प्रश्न है, DRDO ने दिसंबर 2025 में लड़ाकू विमानों के पायलटों की सुरक्षित निकासी के लिए किस सिस्टम का सफल परीक्षण किया है? यानी पायलटों को सुरक्षित बनाने के लिए लड़ाकू विमानों से किस निकासी का जो सिस्टम बनाए वो कौन सा है? पायलट सुरक्षा कवच, एस्केप सिस्टम, एयर इंजेक्शन सिस्टम या रॉकेट कवच? तो सही आंसर है B, एस्केप सिस्टम। दिसंबर 2025 में DRDO ने लड़ाकू विमानों के पायलटों को सुरक्षित निकासी के लिए विकसित किए गए स्वदेशी एस्केप सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया, जो विमान क्रैश होने की स्थिति में पायलट को सुरक्षित बाहर निकालने में सक्षम है। और इस परीक्षण के साथ ही भारत अब उन उन्नत तकनीक के आत्मनिर्भर देशों की सूची में शामिल हो गया है। तो ये एक DRDO की बहुत ही शानदार उपलब्धि है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय नौसेना का प्राचीन सिलाई विधि से बना कौन सा पोत दिसंबर 2025 में अपनी पहली ऐतिहासिक यात्रा पर रवाना हुआ है? यानी एक नया पोत बनाया गया है जो प्राचीन विधि से बनाया गया है। प्राचीन जो सिलाई विधि थी, स्टिचिंग जो विधि थी, टेकाई विधि थी, टेंकाई वाली, उस विधि से नया एक पोत बनाया है। वो कौन सा है? INSV तारिणी, INSV कोंडिये, INSV विक्रांत या INSV समुद्र? इसका सही आंसर है INSV कोंडिये। यह पोत पूरी तरह पारंपरिक टेंकाई विधि से बना है, जिसमें लकड़ी के तख्तों को कीलों के बजाय नारियल के रेशे और प्राकृतिक राल से सिला गया है। यह गुजरात के पोरबंदर से ओमान, फिर बाली, इंडोनेशिया की यात्रा कर प्राचीन समुद्री मार्गों को पुनर्जीवित करने के लिए भेजा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं,
भारत ने दिसंबर 2025 में किस पनडुब्बी से 3,500 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली K4 मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? INS अरिहंत, INS कलवरी, INS अरिघात या फिर INS सिंधु घोष? इसका सही आंसर है INS अरिघात। तो भारत की न्यूक्लियर ट्राइड भूमि, वायु और समुद्र से परमाणु हमला करने की क्षमता और सेकंड स्ट्राइक क्षमता को मजबूत करना, यह है इसका उद्देश्य। विशेषता, यह मिसाइल ठोस ईंधन और उन्नत नेविगेशन प्रणाली से लैस है, जिससे सटीकता बढ़ती है। और यहाँ पर K4 में जो K है, ये K जो नाम है, ये एक सीरीज़ है जो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नाम को सम्मानित करने के लिए रखी गई है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय तटरक्षक बल में शामिल किए गए पहले स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण पोत, स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण पोत यानी प्रदूषण पर नियंत्रण करने वाला पोत का नाम क्या है? समुद्र प्रहरी, समुद्र प्रताप, सागर रक्षक या जल शक्ति? सही आंसर है समुद्र प्रताप। समुद्र प्रताप गोवा शिपयार्ड लिमिटेड किसके द्वारा बनाया गया है? गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा बनाया गया है। यह तेल रिसाव की पहचान करने और सफाई के लिए ऑयल फिंगर प्रिंटिंग जैसी आधुनिक उपकरणों से लैस है, इसीलिए ये प्रदूषण नियंत्रण पोत श्रेणी में आता है। अगला प्रश्न देखते हैं। DRDO द्वारा विकसित आकाश नेक्स्ट जनरेशन, आकाश NG, आकाश नेक्स्ट जनरेशन किस प्रकार की मिसाइल प्रणाली है? हवा से हवा में, सतह से सतह पर या सतह से हवा में या टैंक रोधी? तो ये जो मिसाइल है आकाश और आकाश रेंज वाली, आपको पता है ये कौन सी होती हैं? सतह से हवा में वार करने वाली। यह एक मध्यम दूरी की मोबाइल सतह से हवा में मार करने वाली सरफेस टू एयर मिसाइल SAM मिसाइल प्रणाली है, जिसे भारत की वायु रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने के लिए डिजाइन किया गया है, जो लड़ाकू विमानों, ड्रोन और क्रूज मिसाइलों जैसी विभिन्न हवाई खतरों को 80 किलोमीटर दूरी, कितने किलोमीटर? 80 किलोमीटर दूरी और 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक निशाना बनाने में सक्षम है। कौन सी मिसाइल है? आकाश नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल। अगला प्रश्न है। भारतीय नौसेना को सौंपा गया अंजदीप किस प्रकार का युद्धपोत है? तो अभी भारतीय नौसेना को एक युद्धपोत सौंपा गया, कौन सा? अंजदीप। ये क्या है? विमान वाहक पोत, एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट, परमाणु पनडुब्बी या मालवाहक पोत? तो यह है एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट। अंजदीप भारतीय नौसेना को सौंपा गया एक पनडुब्बी रोधी उथले जलपोत है, जिसे स्वदेशी रूप से गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स द्वारा डिजाइन और निर्मित किया गया है, और यह तटीय समुद्री सुरक्षा व पनडुब्बी रोधी अभियानों के लिए उपयोगी है। तो यह है अंजदीप। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय नौसेना की किस प्रसिद्ध पनडुब्बी को 40 वर्षों की सेवा के बाद 19 दिसंबर 2025 को मुंबई में सेवानिवृत्त किया गया है? यानी कि ऐसी कौन सी पनडुब्बी है जिसने अपनी 40 वर्षों की सेवा करने के बाद 19 दिसंबर को सेवानिवृत्त हुई है? INS अरिहंत, INS खंडेरी, INS सिंधु घोष या INS वेला? तो इसका सही आंसर होगा INS सिंधु घोष। 19 दिसंबर 2025 को 40 वर्षों की सेवा के बाद भारतीय नौसेना की प्रसिद्ध पनडुब्बी INS सिंधु घोष को मुंबई में सेवानिवृत्त किया गया है, जिसने राष्ट्र की समुद्री सुरक्षा में महत्वपूर्ण योगदान दिया। यह एक ऐतिहासिक क्षण था जिसमें पश्चिमी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन और पनडुब्बी के पूर्व कमांडिंग अधिकारी भी उपस्थित थे। यानी कि 40 वर्ष सेवा पूर्ण करने के पश्चात INS सिंधु घोष को रिटायर हो चुकी है। ये थे हमारे आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आपको कैसे लगे आप कमेंट में बॉक्स में ज़रूर बताएं, और प्रतिदिन आप कुछ न कुछ प्रश्नों को पढ़ते रहें। बार बार अभ्यास करने से ही आप सक्षम होंगे और आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। धन्यवाद।